आज का हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा क्या उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल टॉपिक था जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। टॉपिक है हमारा आज का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि जो मात्र एक सेल से मिलके बने हुए हैं उसमें रिप्रोडक्शन का कौन सा मेथड चलता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे कहने के लिए केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको मल्टी ऑर्गेनिज्म में भी एक दो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उतना यदि आपको याद नहीं रखना है तो सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि आने वाले 1-2 क्लासों में जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो सिंपल सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड्स, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 अलग अलग मेथड के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। पहला आपका है फ्यूजन, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन, तीसरा है रीजनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और छठवां है स्पोर फॉर्मेशन। बेसिकली यहाँ पे ये जो 6 मेथड दिए गए हैं ना, इन 6 मेथड के थ्रू हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है और ये छवों का छवों आपका एक टॉपिक वाइज डिस्कस हम लोग करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यदि कोई पूछे कि बताइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास करके क्लास 10 तक के बेसिस पर कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितने कैटेगरी हैं, तो क्लास 10th में भी आप जो पढ़ रहे हैं सिंपली आप बता सकते हैं कि 6 हमारे पास होते हैं, ठीक है। आगे शुरुआत करते हैं। अब पहला फ्यूजन है, फिर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। अब इन सभी के ऊपर हमारा एक एक टॉपिक है तो उसको हम लोग एक बार डीपली डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। चलिए आगे आ जाइए अपना सबसे पहला टॉपिक फ्यूजन पर। ये क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी 6 टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये छवों का छवों टॉपिक हमारा कैसा रिप्रोडक्शन का मेथड होगा, असेक्सुअल होगा, ठीक है। आगे पहला इसमें फ्यूजन के बारे में ये लिखा गया है कि फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा नए नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। फ्यूजन का मतलब हो गया कि जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा नए नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए वही हमारा कहलाएगा फ्यूजन, ठीक है। अभी आपको डायग्राम भी दिखाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक अमीबा का है फिर प्लाज्मोडियम का है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। अब हमारे पास फ्यूजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका बाइनरी फ्यूजन और दूसरा आपका है मल्टीपल फ्यूजन। अब इन दोनों के बारे में भी देखिए और दोनों का डायग्राम भी देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आपका आ पाएगा। पहला देखा जाए बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन, अच्छा बाइनरी मैंने एक वर्ड लगा हुआ है बाई, BI, बाई का मतलब होता है 2, याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब हमारा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, 2 नए नए ऑर्गेनिज्म को वो जन्म दे दे, वही हमारा कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब अब आपको पता चल चुका है कि जब हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं तो वही हमारा फ्यूजन कहलाता है। लेकिन ये फ्यूजन भी हमारा 2 प्रकार का है। पहला आपने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन जिसमें डिवाइड मात्र कितने रूप में होंगे, 2 रूप में होंगे, यानी कि एक पैरेंट, अच्छा यहाँ पे ना पैरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है, पैरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं, तो वो बेसिकली अपने बच्चों को यानी कि एक टाइम पे वो 2 ही जन्म दे सकते हैं तो वो हमारा कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। आगे देखिए द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, लेशमिनिया, बैक्टीरिया एटसेट्रा प्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, यानी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमिनिया हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये सब का सब हमारा बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल है। यानी कि ये सब जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो एक समय में मात्र 2 ही बच्चों को ये लोग एक साथ जन्म दे सकते हैं, इसीलिए ये सब हमारे किस एग्जाम्पल के अंदर है, बाइनरी फ्यूजन के अंदर है। अभी आपको डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार और हम लोग मल्टीपल फ्यूजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डायग्राम, आपके तो डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको आप एक बार लगातार देखते रहिए। आगे मल्टीपल फ्यूजन क्या है देखिए, मल्टीपल फ्यूजन नाम से मालूम चल रहा है, मल्टीपल एक वर्ड लगा हुआ है इसमें। तो मल्टीपल फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच अ पैरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम, यानी कि जब हमारा एक ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को बहुत बड़े लेवल पे जन्म दे दे, बहुत ज्यादा संख्या में, वही हमारा कहलाएगा मल्टीपल फ्यूजन।
दोनों में डिफरेंस करना बहुत ही सिंपल है। आगे, प्लाज्मोडियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल फिजन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अबाउट 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मल्टीपल फिजन ऑफ वन प्लाज्मोडियम सेल। सोचिए, यानी कि प्लाज्मोडियम का एक सेल एक समय पर अपने 1000 बच्चों को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजन के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब इस बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा हम लोगों को। इस वाले डायग्राम को आप एक बार बहुत ध्यान से देखिए। ये है आपका बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल जो कि अमीबा में दिख रहा है। यहाँ पे ना बहुत ही साफ तरीके से देखा जा सकता है कि हमारा यहाँ पे एक सिंगल अमीबा था, थोड़ा सा ये और खिंचा रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा डिवाइड होने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस वाले में ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिवाइड होने के चांस पे, मतलब कि डिवाइड होने के कगार पे ज़्यादा है। इस वाले में साफ दिख रहा है कि अब डिवाइड हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल अमीबा था और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये सिंगल अमीबा दो अलग अलग अमीबा में डिवाइड हो गया। तो ये हमारा है बाइनरी फिजन, जिसमें मात्र 2 ही नए ऑर्गेनिज्म का जन्म हो सकता है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन इन अमीबा। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना मल्टीपल फिजन का। अभी अपने एग्जाम्पल देखा, प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है। तो ये एक सेल है हमारे प्लाज्मोडियम का। इसके अंदर जो आप ग्रीन ग्रीन डॉट देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली इनके बच्चे हैं, यानी कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लगभग 1000 होते हैं एक सेल के अंदर। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। तो सिंपल सा है, मतलब प्लाज्मोडियम जो है ना एक समय में अपने 1000 बच्चों को लगभग एक समय में जन्म दे सकता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मल्टीपल फिजन का। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर टॉपिक पे दोबारा आते हैं हम लोग अपने। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इसको भी ध्यान से देखा जाए। फ्रैगमेंटेशन में ये कहा गया है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म into 2 or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a completely new organism is called fragmentation। देखिए यहाँ पे ना आपको हम एक बात पहले ही बता देना चाहते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बर्डिंग पढ़ेंगे। इन सभी में ना थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलरिटी नजर आएगा, लेकिन यदि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो हर एक दूसरे से पूरा सिमिलर नहीं है। मतलब ये हो गया कि अभी आप 3-4 प्रकार के और पढ़ने वाले हैं आप, तो आपको लगेगा ना कि सभी तो सिमिलर ही है, इसमें फिर डिफरेंस कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लाइन बाय लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस भी नजर आ जाएगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली बात, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे लेकिन वो बहुत ही सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया कि मल्टी सेलुलर तो होंगे लेकिन बहुत ही उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। लेकिन वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाते हैं, जब ग्रो हो जाते हैं, तो वो 2 या 2 से ज़्यादा पीस में, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पीस में वो टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ग्रो करने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है और ब्रेक करने के बाद उसका हर पार्ट अपने आप में फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वही हमारा कहलाता है फ्रैगमेंटेशन। तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। मतलब ये हो गया कि फ्रैगमेंटेशन में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग टुकड़ों में वो डिवाइड कर लेता है। ठीक है, और बाद में वो अलग अलग टुकड़ा जो उन्होंने डिवाइड किया था अपने बॉडी को, बाद में वो टुकड़ा ही पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, आगे, द रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन मेथड कैन अकर इन सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। यानी कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल में ही हो सकता है। मतलब ये हो गया कि पहली बात तो मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल दोनों चलेगा, लेकिन उसका बॉडी का डिजाइन क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल होना चाहिए, नहीं कि उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पायरोगोइरा एंड सी एनिमोन्स कैन रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। मतलब ये हो गया कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगोइरा और एक हमारा सी एनिमोन्स, ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अपने आप को डेवलप करते हैं, यानी कि इनका जन्म फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है।
जिसमें स्पायरोगोरा इज अ प्लांट, स्पायरोगोरा हमारा एक प्लांट है, और सी एनिमोन्स हमारा एक मरीन एनिमल है, यानी कि जो कि बेसिकली आपको एक्चुअली ये पानी में मिल जाएगा, ज्यादातर ये समुद्र में आपको देखने को मिलते हैं। इसका डायग्राम आपको दिखा देते हैं, आपको ज्यादा ये समझ में आ पाएगा। ये डायग्राम रहा आपके सामने, ये पहला वाला डायग्राम है, और हाँ ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, दूसरे बुक से लिया गया है ताकि आप इसको समझ सके बेहतर तरीके से। देखिए फ्रेगमेंटेशन का ये दो एग्जांपल, पहला वाला है हमारा स्पायरोगोरा जो कि मकड़ी के जाल जैसा आपको दिख रहा होगा लेकिन ग्रीन कलर का है। तो ये क्या करता है ना, बेसिकली ये एक्चुअली एक प्लांट है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ये एक्चुअली ये प्लांट है, ये अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करता है, और उसका बॉडी पार्ट जो ब्रेक हुआ है वो खुद जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बाद में बन जाता है, यानी कि एक नया प्लांट का रूप वो खुद ले लेता है बाद में। तो ये हो गया हमारा स्पायरोगोरा, और ये हमारा सी एनिमोन्स जो कि एक हमारा बेसिकली मरीन एनिमल है, यानी कि ये जानवर है, मतलब ये जानवर मतलब इतना भयंकर जानवर नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा होता है, और ये अधिकतर आपको समुद्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इन दोनों का जो बेसिकली जन्म होता है वो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद अब आते हैं हम लोग अपने दोबारा टॉपिक पे। इस तरीके से हमारा फ्रेगमेंटेशन वाला भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको समझते हुए चलिएगा। और हमने आपको एक बार फिर से यहाँ पे हमने आपको अभी तुरंत कहा था कि अभी जो हम लोग 3-4 अभी और आगे पढ़ेंगे ना, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बर्डिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, आपको लगेगा कि सभी का डेफिनेशन तो लगभग सेम है ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सभी में थोड़ा थोड़ा भी डिफरेंस जरूर है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रीजनरेशन। क्या है इसमें देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism from its body parts is called regeneration। इसमें भी क्या होगा ना, the process of getting back a full organism from its body part, मतलब कि इसमें भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होंगे, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट आप ब्रेक कर दो, और वो खुद जो बॉडी पार्ट आपने ब्रेक किया बाद में वो खुद बॉडी पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है, यानी कि वो पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला और फ्रेगमेंटेशन वाला दोनों तो फिर बिल्कुल सेम हुआ हमारा, लेकिन देखो सेम आपको बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों का एग्जाम्पल सेम है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एग्जाम्पल दोनों को ना डिफरेंट बना दे रहा है। दोनों का कहने का मतलब लगभग सेम है, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल के वजह से दोनों हमारा मेथड अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट ब्रेक होगा, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट बाद में जाकर एक नया फुल ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाएगा। तो वही हमारा कहलाता है रीजेनरेशन। द सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया एंड हाइड्रा सो रीजेनरेशन, यानी कि हमारे पास बहुत ही सिंपल लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल है प्लेनेरिया और हाइड्रा, जो कि रीजेनरेशन प्रोसेस के द्वारा अपने आप को वो ग्रो करता है, यानी कि इनका जन्म इस तरीके से होता है। अब इफ प्लेनेरिया और हाइड्रा so somehow get cut into a number of pieces, then each body piece can grow into a complete organism। यानी कि मान लीजिए किसी कारणवश प्लेनेरिया या फिर हाइड्रा का कुछ बॉडी पार्ट कट गया, ठीक है, और वो बॉडी पार्ट कट के उसमें इतना क्षमता होता है कि वो बॉडी पार्ट जो कटा है ना, बाद में आने वाले समय में कुछ ही समय में लगभग वो अपना एक नया फुल बॉडी वो तैयार कर लेता है, ठीक है। इसका ना एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है रीजनरेशन का प्लेनेरिया, और उसके नीचे आप देखेंगे तो हाइड्रा का भी दिया गया है, ठीक है। दिखाते हैं आपको इसका डायग्राम। ये डायग्राम रहा आपका प्लेनेरिया का। इसमें यदि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना तो हमारे पास एक सिंगल प्लेनेरिया है जिसको हम लोग पेरेंट ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ये वाला, और इसको ना 3 अलग अलग हिस्सों में ब्रेक किया गया है। और आगे जरा देखेंगे ध्यान से तो ये हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है, ये हिस्सा एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है, और ये वाला भी एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा है। आखिरकार लास्टली यदि देखा जाए तो तीनों बॉडी पार्ट जो ब्रेक हुआ था, जिसको कट किया गया था, वो एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले चुका है। यही हमारा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का, सॉरी एग्जाम्पल हो गया हमारा रीजेनरेशन का, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा प्लेनेरिया का। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बारे में भी आप देख लीजिए, ये भी इसी तरीके से ग्रो करता है। इसमें होगा क्या ना, आपका एक ये बिल्कुल हाइड्रा हमारा ये है, ठीक है। हालांकि हाइड्रा का एग्जांपल रीजनरेशन में भी हम लोग पढ़ते हैं और बर्डिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे बर्डिंग, उसमें भी एग्जांपल हम लोग हाइड्रा का ही लेंगे। तो दोनों में ये फिट बैठ जाता है। तो ये हमारा हाइड्रा है। फिर हाइड्रा में यदि आप ध्यान से देखेंगे नीचे तो एक थोड़ा सा ना हमारा
आउट ग्रोथ निकल रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर हमारा ग्रोथ हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड, है ना। लास्ट में आप देखेंगे तो बर्ड हमारा बहुत बड़ा हो चुका है और ये बर्ड अपने आप को यहाँ से ब्रेक कर लेता है, इस वाले हिस्से से वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है और ब्रेक करने के बाद खुद ये पूरा का पूरा हाइड्रा आपका एक नए और बड़े ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से हमारा रीजनरेशन प्लेनेरिया में और हाइड्रा में चलता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इस तरह अभी आपने एग्जाम्पल देखा प्लेनेरिया और हाइड्रा का, और ये दोनों एग्जाम्पल हमारा था रीजनरेशन का, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हाइड्रा का एग्जाम्पल हमारा रीजनरेशन और बर्डिंग दोनों में फिट बैठता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बर्डिंग के बारे में, इसमें क्या कहा गया है देखा जाए बहुत ध्यान से। The process in which a small part of the body of the parent organism grows out as a bird, which then detaches and becomes a new organism is called birding। सिंपल सा ये हाइड्रा का ही बात कर रहा है, यानी कि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक आउट ग्रोथ होगा। आउट ग्रोथ मतलब थोड़ा सा बॉडी से अलग ही हिस्सा हमारा ग्रो करने लग जाएगा, जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं। और जब वो ग्रो कर जाएगा और थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो वो बर्ड अपने आप को क्या कर लेता है, तोड़ लेता है, यानी कि वो वहां से टूट जाता है। टूटने के बाद फिर वो हमारा बर्ड एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, यही हमारा कहलाता है बर्डिंग, ठीक है। डायग्राम अभी आपने देखा था, एक बार आपको हम दोबारा दिखा देंगे एनसीईआरटी में, हालांकि वो डायग्राम आपके पास दिया हुआ होगा। आगे, ईस्ट इज अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। देखो हमारा ईस्ट हो गया और हाइड्रा दोनों बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही हमारा वो ग्रो करता है। तो ईस्ट याद रखेगा, बर्डिंग में केवल हाइड्रा नहीं होता है, ईस्ट भी हमारा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ईस्ट इज अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईस्ट हमारा एक बहुत ही सिंपल और साथ साथ हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा वो ग्रो करता है, ठीक है। और यदि वो अपने बच्चों को जन्म देगा भी तो बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही देगा। आगे बढ़ते हैं, तो ईस्ट हमारा एक एग्जाम्पल हो गया बर्डिंग का और हाइड्रा हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया बर्डिंग का। आगे बढ़ते हैं, Hydra is a simple multicellular animal which also reproduces by the process of budding। यानी कि जिस तरीके से हमारा हाइड्रा ग्रो करता है, जिस तरीके से हमारा ईस्ट ग्रो करता है उसी तरीके से हमारा हाइड्रा भी ग्रो करता है। और हाइड्रा एक सिंपल लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल है जो कि बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं, इन हाइड्रा फर्स्ट a small outgrowth called bud is formed on the side of its body। यानी कि पहले क्या होता है ना, हाइड्रा में एक बहुत ही छोटा सा आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ मतलब बॉडी में अलग ही हिस्सा उसका ग्रो कर जाएगा नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम लोग बर्ड नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे, देन दिस बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा, और वो धीरे धीरे बर्ड ग्रो होता रहता है, ग्रो होते 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 वो एक हाइड्रा का रूप ले लेता है, यानी कि हाइड्रा जैसा ही वो दिखने लगता है। एंड फाइनली दिस न्यू स्मॉल हाइड्रा डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। और जब वो बड़ा हो जाता है वो बर्ड जो कि हाइड्रा के रूप में दिखने लगता है, फिर वो अपने आप को वहां से तोड़ लेता है अपने आप को, यानी कि वो अपने आप को वहां से ब्रेक करके फिर वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बन जाता है हमारा, और वो पूरा का पूरा एक नया हाइड्रा का रूप ले लेता है, ठीक है। एग्जांपल अभी तुरंत आपने देखा। इन दिस वे द पेरेंट हाइड्रा हैज प्रोड्यूस्ड अ न्यू हाइड्रा। इस तरीके से जो हमारा पेरेंट हाइड्रा था, यानी कि जो इसके पहले था, उन्होंने नए हाइड्रा को बेसिकली जन्म दिया। दस हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय ग्रोइंग बर्ड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। तो हम लोग यहाँ पे आखिरकार ये कह सकते हैं कि हाइड्रा भी रिप्रोड्यूस होता है किस प्रोसेस के द्वारा, बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। इस चीज को आपने देखा, डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप उसको। चलिए बर्डिंग के बाद अब आइए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखा जाए क्या है। बहुत ही सिंपल है ये भी। द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो पहले से प्लांट आपके पास है उस प्लांट का या तो आप जड़, या तो उसका टहनी, या तो उसका पत्ता आप लगाते हो और उसी से आपको एक नया प्लांट मिल जाता है। कई बार होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कोई प्लांट का जड़ लाते हैं और उस जड़ को अपने गार्डन में लगा देते हैं और उसी के जड़ से नया प्लांट उग जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि मैं आपको दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका गन्ना का, शुगर कैन। आप लोगों ने कभी शुगर कैन का खेती देखा है? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, हमने देखा है क्योंकि मेरे गांव में होता है ना। इसमें होता क्या है ना, बेसिकली जो गन्ना का पेड़ पहले से है उसको ऊपर से काट लिया जाएगा और उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज देते हैं।
लेकिन जो मेन जड़ है जिससे कि नया प्लांट हमारा फ्यूचर में उगेगा वो तो मिट्टी के अंदर होता है। फिर उसको उखाड़ा जाता है, उखाड़ने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में काटा जाता है, काटने के बाद फिर दोबारा खेत में उसी को लगाया जाता है। मतलब उसके जड़ को ही काट के मिट्टी में दोबारा लगा दिया गया, तो उसी से हमारा एक नया शुगर कैन ग्रो कर जाता है। ठीक है, शुगर कैन हो गया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बनाना। अच्छा, क्या केला का पेड़ हम लोग क्या उसका बीज लगाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। केला का पेड़ हम लोग कैसे लगाते हैं? सिंपल सा, उखाड़ के वही लगा देते हैं दूसरे जगह पे, तो वही उग जाता है हमारा। या फिर केला का पेड़ आपने एक बार लगाया तो बगल में हमारा पेड़ उग जाता है, अपने आप वो ऑटोमेटिक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पुराने वाले प्लांट का या तो रूट्स या तो स्टीम्स या तो लीव्स कुछ भी इस्तेमाल कर लेते हैं और उसी से हम लोग एक नया प्लांट का ग्रोथ कर देते हैं। वही हमारा कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि द रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स ओनली इन प्लांट्स। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन केवल किस में हो सकते हैं? प्लांट्स में। ये एनिमल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये प्लांट के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है नेचर के द्वारा। आगे, बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम्स as well as the leaves of the bryophyllum plants which can develop into new plants। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में ब्रायोफाइलम प्लांट का। लेकिन ब्रायोफाइलम प्लांट का आप एक पत्ता होगा, पेज आप पलट के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें ब्रायोफाइलम का एक लीफ है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन ब्रायोफाइलम के अलावा भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए लागू होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, आगे अभी आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने आपको दिया शुगर कैन का, गन्ना का खेती जो हम लोग करते हैं उसके जड़ को बेसिकली लगाते हैं और उसी से हमारा एक नया शुगर कैन का प्लांट ग्रो कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। सो ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ इट्स स्टीम और इट्स लीव्स। अच्छा, इसका ना आपको डायग्राम दिखाते हैं, आप ज्यादा इसको समझ पाओगे। फिर ये है इसका डायग्राम, आपका पिक्चर है ब्रायोफाइलम लीफ का। ये बेसिकली इसमें है क्या, बहुत ध्यान से आप देख पा रहे होगे, एक लीफ है, बेसिकली पत्ता है, पत्ता के ऊपर ना छोटा छोटा बर्ड ग्रो कर गया है, और जब इसी बर्ड को लीफ से तोड़कर जमीन में लगा दिया जाएगा तो उसी से हमारा एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, यही हमारा एग्जांपल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अच्छा, इसका ना एग्जांपल एक दो हम और दे सकते हैं आपको। आपके घर में जब आलू आता है तो कभी आपने देखा होगा कि आलू के ऊपर ना छोटा छोटा पौधा उगने लगता है ना। जब उसी को लगा दिया जाए दोबारा जमीन में, लेकिन हाँ उसको तोड़ के नहीं, क्योंकि आलू में अलग होता है थोड़ा, आलू ही को पूरा लगा दिया जाए तो उससे आपका एक नया प्लांट उग जाता है। तो वो भी हमारा एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जांपल है। ठीक है, बहुत सारे हैं, आलू है, फिर से आपका गन्ना है, फिर से आपका बनाना का पेड़ है, ये सभी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ब्रायोफाइलम का लीफ है और इसके बर्ड को यदि तोड़ के लगा दिया जाए कहीं पर, और ये आप नहीं भी लगाओगे ना, ये टूट के खुद से बिखर के नीचे लग जाता है और वहां पे एक नया प्लांट हमारा उग जाता है। दोबारा आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इस तरीके से हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन आगे ग्रो करता है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने एग्जांपल देखा ब्रायोफाइलम का। आगे, मनी प्लांट कैन ऑल्सो बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टीम। अच्छा, मनी प्लांट हम लोगों के घर में है, मनी प्लांट भी हमारा इसी प्रकार से उगता है। क्या मनी प्लांट का आप कोई बीज लगाते हो क्या, सीड लगाते हैं क्या? कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा मनी प्लांट का एक टहनी काट लेते हैं, दोबारा उसको मिट्टी में लगा देते हैं, तो वहीं से वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। तो बेसिकली आपने क्या किया, उसके स्टीम को लगाया आपने, तो ये हो गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड इज आल्सो यूज्ड इन कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी न्यू प्लांट्स लाइक शुगर कैन, रोजेस, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड को हम लोग अलग अलग तरीके के खेती बाड़ी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इनके एग्रीकल्चर पर्पज के लिए बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना 3 वर्ड इस्तेमाल किया गया है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, है ना। ये 3 मेथड क्या है इसको जरा आप समझिए। कटिंग का तो सिंपल सा मतलब है, कटिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी प्लांट का हिस्सा काट कर लेकर आओ, उसको जमीन में लगा दो, लग गया तो वही हो गया हमारा कटिंग। ठीक है, और लेयरिंग का मतलब होता है, अच्छा आपने कभी बचपन वाले क्लास में ना 6-7 में आपने एक मेथड पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था ना, एक प्लांट का कोई टहनी है, उसको बीच से फाड़ा जाता था, उसी में किसी दूसरे प्लांट के टहनी को लगा के उसको रस्सी से बांध दिया जाता था, है ना, उसको फिर जमीन में लगाया जाता था और उससे हमारा 2 अलग अलग प्रकार का ग्रोथ होता था। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, हालांकि ऐसा जल्दी, और ये सॉरी एक मिनट, कटिंग हो गया हमारा ये,
हाँ, कटिंग में तो सिंपल सा ये होता है। अच्छा, लेयरिंग में हमने बताया क्या भी है आपको, अच्छा सॉरी मिस्टेक, ये ग्राफ्टिंग में होता है, लेकिन बताते हैं क्या होता है। कटिंग में सिंपल सा आपको पता है कि कोई भी प्लांट का हिस्सा तो काट के लेकर आओ, उसको लगा दिया आपने, प्लांट हो गया, तो वही हो गया हमारा कटिंग। लेयरिंग क्या होता है ना, माफ कीजिएगा क्योंकि हमने आपको ग्राफ्टिंग में भी बता दिया था। लेयरिंग में क्या होता है, बहुत इसको ध्यान से समझिए। लेयरिंग में ये होता है ना कि बहुत सारे हमारे ऐसे आसपास प्लांट होते हैं जिसका जो मतलब कि जिसका जो बॉडी वाला पार्ट है ना, वो जमीन के नीचे धंस जाता है, और जमीन के नीचे जाने के बाद फिर जमीन के नीचे से होके फिर वो ऊपर ग्रो करता है। तो जमीन में जहां से वो अंदर गया है उसको हम लोग वहीं से काट देते हैं, और काटने के बाद जो जमीन के नीचे से बाहर निकला था हमारा, वही एक नया प्लांट का रूप ले लेता है। तो वो हो गया हमारा लेयरिंग। ठीक है, आगे ग्राफ्टिंग में होता है ना बेसिकली क्या, हम लोग 6-7 में भी पढ़ते थे कि कोई एक प्लांट लाओ, उसका टहनी तोड़ कर लाओ, आप उसके टहनी को काटो, और उस जहाँ पे आपने काटा उसको, यानी कि फारा जहाँ पे आपने, उसके बीच में दूसरे प्लांट के टहनी को आप लगा दो, और उसको फिर हम लोग रस्सी से बांध देते थे। बांधने के बाद फिर मिट्टी में लगाते थे। इससे क्या होता था ना, एक ही प्लांट से आपको 2 अलग अलग फल या फूल देखने को मिलता था। यही हमारा कहलाता है ग्राफ्टिंग। तो क्या इन सभी में, यानी कि कटिंग में, लेयरिंग में या फिर ग्राफ्टिंग में, क्या आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और ये सब बेसिकली हम लोग करते हैं अपने एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। अच्छा, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्लांट हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करता है उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी आता है कंपेयर टू सीड्स। यानी कि जो प्लांट टहनी लगाने से उग गया है या फिर जड़ लगाने से उग गया है, उसमें जल्दी हमारा फूल या फिर फल आता है एज कंपेयर टू सीड लगाने से। यानी कि जो प्लांट हमारा बीज लगाने से ग्रो करेगा उससे पहले फल और फूल किस में आ जाएगा, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमारा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये लास्ट हमारा है इसके अंदर, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है देखा जाए ध्यान से। In spore formation, the parent plant produces hundreds of small pores। यानी कि जो हमारे पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट मतलब जो पहले से हमारे पास है, वो एकदम सैकड़ों का मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल पोर्स, मतलब कि ऐसा आप समझो कि हमारे पास एक प्लांट है जो कि बहुत ही छोटे छोटे दाने प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे दाने। ठीक है, आगे when the spores of the plant bursts then the spores spread into air। यानी कि जब वो स्पोर यानी कि छोटे छोटे दाने का जब वो बस्ट होता है, जब वो फटता है, तो पूरी तरीके से दाना हवा में हमारा फैल जाता है। आगे when these spores land on soil under favorable conditions they germinate and produce new plant। यानी कि जब वही हमारा छोटे छोटे स्पोर्स हवा में फैलने के बाद जब वो जमीन पे गिरता है, मिट्टी पे गिरता है, और जब उसको कंडीशन ठीक ठाक मिल जाता है कि हवा पानी सब कुछ उसके लिए बराबर मिलता रहता है, तो फिर वहीं पे हमारा एक नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, इसका ना एक आपको पहले डायग्राम देख लीजिए आप, एनसीईआरटी में दिया गया है। ये रहा आपका डायग्राम। ये डायग्राम थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन आपके एनसीईआरटी का जैसा ही है। ठीक है ना, इसमें है क्या बेसिकली समझिए, स्पोर फॉर्मेशन का ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये आपका एक सिंपल सा प्लांट है, उसके टॉप पे यदि आप देखोगे ना तो बहुत ही छोटे छोटे दाने जैसे आपको कुछ दिखेंगे, है ना, और यही हमारा स्पोर। और जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये पक जाता है, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप को ये फाड़ लेता है, अपने आप ये फट जाता है। फटने के बाद आप देखोगे कि हवा में हमारा बहुत सारा जो बीज है, उसका जो स्पोर है, वो हवा में उड़ने लगते हैं। हवा में उड़ने के बाद जब ये मिट्टी पे गिरेंगे, और जहाँ पे वो मिट्टी पे गिर गया वहाँ पे भी उसको अच्छे से हवा पानी ये सब मिल गया, तो फिर वहाँ पे ही हमारा एक नया प्लांट इसी प्रकार का, फिर दोबारा हमारा इसी प्रकार का प्लांट उग जाता है। यही हमारा स्पोर फॉर्मेशन। कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग अपने दोबारा टॉपिक। डायग्राम आपने देखा, डायग्राम से बहुत कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। यानी कि वो जो स्पोर आपने देखा वो बेसिकली बहुत ही ठीक वॉल से कवर होता है, यानी कि ऊपर से कोटिंग होता है, एक लेयर होता है, उसके अंदर हमारे सारे दाने रहते हैं, यानी कि स्पोर रहते हैं,
और वो तब तक अपने आप को बंद करके रखते हैं जब तक कि वो मिट्टी के कांटेक्ट में आ ना जाए। मिट्टी के कांटेक्ट में आने के बाद फिर वो अपने आप को हटा लेते हैं और पूरा हमारा वहाँ पे एक नया प्लांट उग जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है इस पॉइंट का ये कि स्पोर जो है बेसिकली हमारा एक वॉल के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है, ताकि उसको कोई आके हानि ना पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं फिर। राइचोपस इज अ फंगस प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। जो अभी आपने डायग्राम देखा उसी का बात कर रहा है ये। तो राइचोपस हमारा एक फंगस प्लांट है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही अपने आप को ग्रो करता है या फिर अपने बच्चों को वो जन्म देता है इसी तरीके से। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा और इसमें ज्यादातर जो आपने गौर किया वो थे हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें ज्यादा थे हमारे। हालांकि बीच बीच में आपका मल्टी सेलुलर भी आया था, लेकिन मोटा मोटी बात कहा जाए तो वो था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो असेक्सुअल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब से हमारा शुरू होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लास चालू। तो इसमें तो इसको तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आपको? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों का क्लास होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। इसके पहले तक क्लासों में यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली खत्म कर दिया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ये हम लोग जान चुके थे। बेसिकली कहा यह जा सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा एक टॉपिक था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज से हमारा शुरू होने जा रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो छोटा सा टॉपिक है हमारा, वाई दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये ना टॉपिक अपने आप में आपका एक सवाल बन चुका है। मतलब ये कि जब हम लोगों के पास असेक्सुअल मेथड है ही रिप्रोडक्शन करने का, तो हमारे पास फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेथड क्यों होना चाहिए? मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास एक तरीका पहले से है ही, तो सेक्सुअल मेथड भी हमारे पास क्यों होना चाहिए? जब एकदम सवाल भी ये बड़ा ही कॉमन सा सवाल है कि सर जब हमारे पास असेक्सुअल मेथड है ही रिप्रोडक्शन का, तो फिर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्यों होना चाहिए? देखो बिल्कुल होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड से क्या हर लिविंग बीइंग जन्म ले सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि असेक्सुअल मेथड से बेसिकली वही ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकता है जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन फिर हम ह्यूमन बीइंग कहाँ जाएंगे? एनिमल कहाँ जाएगा? इंसेक्ट कहाँ जाएगा? मछली कहाँ जाएगा? मुर्गी, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ जाएगा फिर? मतलब इन सभी को जन्म लेने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ही अपनाना पड़ेगा। तो जब भी आपसे सवाल पूछ दे, मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आ गया कि व्हाई दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही हमको क्यों चाहिए? असेक्सुअल से भी क्या काम नहीं चल सकता था? बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता था। तो उसके लिए क्या रीजन लिखेंगे आप? 4-5 पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और उसको आप लिख दीजिएगा जब आपके एग्जाम में आएगा तब। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइंस डीएनए फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी कि मेल एंड फीमेल, ड्यू टू विच द ऑफस्प्रिंग का मतलब सिंपल सा बेबी हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशन। देखिए जब हमारे पास असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ही, तो उसके बावजूद हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का डीएनए हमारे पास आता है। ये आपको पता है, पिछले कुछ क्लासों में हम लोग इसको जान चुके हैं। अब जब दोनों पेरेंट्स का हमारे बॉडी में डीएनए आएगा, तो हमारे बॉडी में ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब अलग अलग प्रकार के फीचर्स हमारे बॉडी में देखने को मिलेंगे। ये पहला रीजन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डीएनए 2 पेरेंट्स का हो सकता है क्या? उसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें मात्र एक पेरेंट होता है, तो डीएनए भी क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि डीएनए हमारे बॉडी में दोनों पेरेंट्स का आता है, मेल और फीमेल, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। वेरिएशन का मतलब हो गया कि हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं। इन्वायरमेंट जब बदलता है तो हमारा बॉडी भी उसको चेंज अपने आप को कर लेता है, ठीक है। ये हमारा बेनिफिट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। आगे, ड्यू टू अ लॉट ऑफ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज स्पीसीज टू चेंज टू मोर एडवांस्ड फॉर्म्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि ज़्यादा वेरिएशन होने की वजह से, और ज़्यादा वेरिएशन कब हो पाएगा? जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा। और ज़्यादा वेरिएशन होने का फायदा ये हमारे पास है कि हम लोग बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होता।
इससे हमारा सर्वाइवल का चांस क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और ये जनरेशन टू जनरेशन होता रहता है। मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि मेरे पिताजी का या फिर माताजी का दोनों का कुछ कुछ डीएनए मेरे अंदर है, हो सकता है ऐसा। हालांकि जनरली ऐसा होगा नहीं, किसी एक का ही डीएनए आपके अंदर ट्रांसफर होता है। तो मान लीजिए कि मेरे फादर का ही मेरे अंदर डीएनए है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले जनरेशन में जो मेरा बच्चा होगा उसमें मेरा डीएनए होगा, इस तरीके से। तो बेसिकली ये बताता ये है कि जनरेशन टू जनरेशन हमारा ये चीज ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन ये चीज ना असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिकली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑन द अदर हैंड, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन only the DNA of one parent is copied, due to which the variation in the offspring are extremely small। यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेनिफिट हमने देखा 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट असेक्सुअल के बारे में भी देख लेते हैं। और असेक्सुअल का बेनिफिट नहीं देखने वाले हैं, बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो आपने अभी यहाँ पे ये पढ़ा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास दोनों पेरेंट्स का डीएनए आएगा, मेल और फीमेल दोनों का आएगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र एक ही पेरेंट का आपके अंदर डीएनए आएगा, जिस वजह से आपके बॉडी के अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और वेरिएशन कम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका सर्वाइवल का चांस बहुत ही घट जाएगा, आपका हो सकता है जल्दी मृत्यु हो जाए। मतलब ये हो गया कि कोई भी बदलाव आएगा मौसम में और उसको आपका बॉडी अकॉर्डिंग टू मौसम अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से वो अचानक मर जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझिए ना, एक प्लांट और एक ह्यूमन बीइंग ज्यादा सर्वाइवल यानी कि ज्यादा लंबे समय तक कौन सर्वाइव करता है बताइए? ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल जन्म लेते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं उसका लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा होता है, वो लंबे समय तक टिक पाते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेंगे उसमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में कोई बदलाव आएगा तो वो भी अपने आप को बदल लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये है कि इसमें वेरिएशन बहुत ही कम होते हैं, इसलिए बदलाव कुछ भी इन्वायरमेंट में होगा ना तो ये अपने आप को उतना जल्दी बदल नहीं पाएगा और ये जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Due to extremely small variations, asexual reproduction does not allow a species to change much from one generation to the next generation। यानी कि इसके पास वेरिएशन बहुत कम होने के वजह से इनका जनरेशन टू जनरेशन ये चीज ट्रांसफर नहीं हो पाता। मतलब ये हो गया कि अगला जनरेशन जो होगा वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, यानी कि फीचर्स में अलग होंगे, बेसिकली ऐसा इसमें होता है। लेकिन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये है कि अगला जो जनरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होगा हमारे पहले वाले जनरेशन से। कोई दिक्कत इसमें? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, तो आप ये 4 कारण लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा आएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। तो आप ये 4 पॉइंट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब हुआ कि जब हमारे पास एक मेथड पहले से है ही जिसको हम लोग असेक्सुअल कहते हैं, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास क्यों होना चाहिए। तो इन्हीं 4 कारण को आप लिखेंगे और सामने वालों को बताएंगे कि इन 4 कारण के वजह से हमारे पास असेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का भी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए चलते फिरते यदि कोई पूछ ले, यदि आपको याद नहीं रहे तो 2-3 पॉइंट क्या बताना है आपको, बहुत ध्यान समझिए इसको। जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ नोट्स में वो तो है ही, चलते फिरते यदि कोई पूछ दे कि बताओ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो सिंपल आप ये बताइएगा, बहुत सिंपल समझिए। जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है, पहला ये हो गया। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसका लाइफ टाइम ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहला डिफरेंस हो गया हमारा। दूसरा डिफरेंस ये बताइएगा कि जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेते हैं उनमें वेरिएशन कम होने के वजह से वो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो मर जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसमें वेरिएशन ज़्यादा होने के वजह से वो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बदल लेता है, जिसके वजह से उसका सर्वाइवल का चांस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा ये हो गया आपका। तीसरा डिफरेंस ये बता दीजिएगा कि जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसमें मात्र डीएनए एक ही पेरेंट का होगा।
ठीक है। लेकिन जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लेगा उसमें डीएनए दोनों पेरेंट्स का होगा, मेल और फीमेल दोनों का होगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये है। तो बताइए ज्यादा लंबे समय तक कौन टिक पाएगा? जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जन्म लिया है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से हमारा आज का मेन क्लास शुरू होता है। हालांकि क्लास तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दम वाला टॉपिक है ना, जो जिसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ज़्यादातर डायग्राम के थ्रू भी, वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। क्या है इसके बाद हमारा आएगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ना आप ये समझो कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। यदि आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ना, तो आपको एक वर्ड मिलेगा, शुरुआती लाइन में मिल जाएगा आपको, एंजियोस्पर्म एक टर्म मिलेगा। अब वो एंजियोस्पर्म होता क्या है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड within the flowers and the seeds are enclosed in a fruit are called angiosperm। सिंपल सा आप ये ऐसा समझिए, जिस प्लांट के पास फ्लावर हो और जिस प्लांट और जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करे उस प्लांट को हम लोग कह देते हैं एंजियोस्पर्म। हालांकि इसका मतलब थोड़ा सा हम अभी और आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले समझिए, बहुत ध्यान समझिए। यानी कि जिस प्लांट के पास ये कैपेबिलिटी हो, वो क्षमता हो कि वो फ्लावर अपने आप को, वो मतलब कि फ्लावर वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, पहला। दूसरा, वो प्लांट सीड भी प्रोड्यूस करती हैं, तो उसी प्लांट को हम लोग कह देंगे एंजियोस्पर्म। अच्छा बताइए, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करती हैं और बीज भी प्रोड्यूस करती हैं? ऐसा कौन सा प्लांट है? मोस्ट ऑफ द प्लांट तो यही करती हैं। कोई भी प्लांट, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो अमरूद का, आप एग्जाम्पल ले लो केला का, आप एग्जाम्पल ले लो आम का, उसी प्रकार से आम एग्जाम्पल ले लो लीची का, फिर से पपीता का। सबसे पहले क्या होता है? फ्लावर आता है, फिर उसके बाद उसमें सीड भी आते हैं, बीज भी आते हैं, और बहुत सारे पेड़ तो ऐसे हैं कि उसका बीज उसके फल के अंदर होता है। एग्जाम्पल आपका अमरूद, एग्जाम्पल आपका सेब, एग्जाम्पल आपका संतरा, एग्जाम्पल आपका लीची, एग्जाम्पल आपका जामुन। ये सब क्या है? आपका फल के अंदर सीड है। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो प्लांट जिसके पास फ्लावर है, फ्लावर के साथ साथ उसके पास क्या है? सीड्स भी है, उसी को हम लोग कह देंगे एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का भी बात कहा गया है, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा स्टेमेन के बारे में, पिस्टिल के बारे में, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नॉन एज फ्लावरिंग प्लांट। सिंपल सा बात है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सभी को हम लोग एंजियोस्पर्म कह देते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट का सिंपल सा मतलब हो गया कि फ्लावर तो होंगे ही, और फ्लावर के बाद उसमें जो फल आएगा उसमें क्या होंगे? उसके सीड्स होंगे। तो ये खासियत तो लगभग हर प्लांट के पास होता है। इसका मतलब हो गया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। क्या हम लोग अधिकतर प्लांट को एंजियोस्पर्म कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर प्लांट फ्लावर भी अपने पास प्रोड्यूस करती हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो हमारा क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके नहीं समझना है, बस आप इतना इसमें याद रखिएगा कि जो प्लांट फ्लावर के साथ साथ सीड्स भी प्रोड्यूस करती हैं उसी प्लांट को हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म, और ये लगभग हर प्लांट में तो होता ही है। आगे, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब ये हो गया कि फ्लावर जो है ना वो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, या फिर फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। जिसमें, अच्छा, यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया जिसमें मात्र केवल एक ही होंगे, या तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों होंगे। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखते हैं ना, ऐसे बहुत सारे सलून होते हैं जिसमें लिखा रहता है कि यूनिसेक्सुअल सलून, मतलब इसमें केवल कोई एक आ सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन आप ऐसे बहुत सारे सलून देखते होंगे जिसमें लिखा हुआ होगा बाइसेक्सुअल सलून, मतलब मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं इसमें। इस प्रकार से आप ऐसे भी देखते होंगे। जिम के बारे में भी, जिम तो बहुत चर्चित है। यूनिसेक्सुअल जिम मतलब या तो इसमें केवल मेल जा सकते हैं या तो केवल फीमेल जा सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी देखते होंगे बाइसेक्सुअल जिम,
मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। तो इस सिंपल से इसको आप याद रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल का मतलब उसमें दोनों में से कोई एक ही होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों में से कोई एक। लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों होंगे। तो हमारे ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं बेसिकली जिसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होंगे या तो किसी में एक ही होता है। तो वो भी हम लोग आगे अभी देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, प्लांट्स यहाँ पे प्लांट्स होगा या सॉरी इन दोनों में प्लांट्स कर लीजिएगा, PLANTS नहीं होगा, प्लांट्स होगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर पपाया एंड वाटरमेलन। पपाया तरबूज, सॉरी पपाया मतलब पपीता, और वाटरमेलन तरबूज। तो ये दोनों ऐसे प्लांट है जो कि यूनिसेक्सुअल है, यानी कि जिसमें मात्र दोनों में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकता है, या तो मेल का या तो फीमेल का। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया आपका हिबिस्कस, मस्टर्ड। हिबिस्कस जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल कहते हैं, जो कि दुर्गा माँ पे चढ़ता है ना। दुर्गा माँ पे हम लोग उनको बेसिकली दुर्गा माँ पे वो चीज़ चढ़ाया जाता है। और मस्टर्ड तो आपको पता ही है, सरसों। तो ये हमारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर सेपेल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स। और कार्पेल को ही हम लोग पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक फ्लावर का मेन 4 पार्ट होता है, सेपेल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और कार्पेल्स। कार्पेल्स को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। अब इन सभी का क्या रोल है, इन सभी का क्या फंक्शन है फ्लावर के अंदर, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, इसको हम लोग अपने अब समझेंगे। मतलब तो सबसे पहले हम लोग स्टेमन के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद फिर पिस्टल के बारे में देखेंगे, इस तरीके से देखते चलेंगे। तो अब हम आपके सामने वही वाला डायग्राम लेकर आते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तभी आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि यदि आपके सामने डायग्राम रहेगा तो उसको भी देखते चलेंगे और स्टेटमेंट में जो लिखा गया है उसको भी देखते चलेंगे, तो दोनों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सेपेल कहाँ है। सेपेल आप ध्यान से देखोगे तो आपका सेपेल ये है, बेसिकली जो पत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, फूल के नीचे वाले पार्ट को हम लोग सेपेल कहते हैं। उसके बाद है पेटल्स। पेटल्स कहाँ है भाई, पेटल्स आपका ये है, रेड कलर का जो आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये आपका पेटल हो गया। स्टेमेन कहाँ है, स्टेमेन आपका ये है। और याद रखिएगा स्टेमेन में हमारा 2 प्लांट का बॉडी पार्ट कवर होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। इन दोनों का क्या रोल है, इन दोनों के बारे में भी हम लोग डीपली समझेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेमेन। और लास्ट हमारा बचता है कार्पेल यानी कि पिस्टिल। तो कार्पेल बोलो या फिर आप पिस्टिल बोलो। तो यदि आपके पास पेंसिल है तो पिस्टिल के बगल में नीचे में आप लिख लो, उसको हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है ना। यदि आप किसी बुक में लिखा हुआ होगा तो अच्छी बात है, हालांकि इन साइड में पहले से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके सीनियर कोई लिख दिए हैं आपके बुक में तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कार्पेल बोलो या पिस्टल बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और यहाँ पे अभी आप बहुत ही बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि पिस्टल में भी हमारा 3 बॉडी पार्ट है, एक स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा हमारा ओवरी है, ठीक है। हम इन सभी के बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली फ्लावर का 4 मेन पार्ट होता है, सेपेल, पेटल, स्टेमेन और हमारा ये पिस्टल जिसको हम लोग कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। और स्टेमेन में हमारा 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टिल में हमारा 3 होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डीपली जानकारी ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। स्टेमेन जो है ना, ये जो आप बेसिकली स्टेमेन देख रहे हो, ये स्टेमेन बेसिकली हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, स्टेमेन हमारा फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और पॉलन ग्रेन का मतलब होता है बहुत ही छोटा छोटा दाना, बहुत ही छोटा छोटा दाना जो कि येलो कलर में होता है। अच्छा, ये ना हमको लग रहा है ऐसा कि ये अड़हुल का फूल है, ठीक है। और यदि आपने अड़हुल का फूल देखा होगा जिसको हम लोग इंग्लिश में हिबिस्कस भी कहते हैं, जो कि दुर्गा माँ पे अक्सर इसको चढ़ाया जाता है, तो उसके फूल में ना आप देखे होंगे कि बहुत ही छोटा छोटा सा दाना होता है येलो कलर का, उसी को हम लोग कहेंगे यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ठीक है। आगे तो ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो स्टेमेन हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा और ये हमारा येलो कलर में होता है। आगे द स्टेमेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। स्टेमेन हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, पहला है फिलामेंट और दूसरा है आपका एंथर, ठीक है। आगे द स्टॉक ऑफ फिलामेंट इज द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द सोलन टॉप ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड एंथर। सिंपल सा आप इसको समझिए,
ये जो आपको एक स्टॉक जैसा दिख रहा है, यानी कि एक छड़ी के जैसा आपको दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ऊपर टॉप में जो फुला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, आगे एक्चुअली इट इज द एंथर ऑफ अ स्टेमेन विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। तो अब जहां पे आपको पता चल गया कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। अब आप इसमें भी आप ये बताइए कि स्टेमेन में हमारा दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, तो इन दोनों में से पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर या फिलामेंट? बताइए जल्दी। ऑब्वियस सी बात है एंथर, क्योंकि ऊपर वाला हमारा पार्ट है। मतलब ये हो गया कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और स्टेमेन में भी हमारा दो चीज़ है, एंथर और फिलामेंट। तो फिलामेंट का मतलब हो गया ये जो एक लंबा सा लकीर जैसा डंडी जैसा दिख रहे होगे, यही हमारा कहलाता है फिलामेंट। लेकिन उसके ऊपर जो टॉप वाला हिस्सा है जो कि थोड़ा सा फुला हुआ है वो हमारा कहलाता है एंथर, और वहीं पे हमारा पॉलन ग्रेन दिखता है, यानी कि वहीं पे छोटा छोटा दाना आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा स्टेमेन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब कार्पेल के बारे में बहुत ही ध्यान से समझिए। कार्पेल मतलब सिंपल सा पिस्टल के बारे में बात करने वाले हैं। कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। कार्पेल बेसिकली हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये कार्पेल हमारा फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ध्यान से देखेंगे आप तो कार्पेल का तीन हिस्सा है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये तीनों का तीनों आपको फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में ही दिखेगा, यानी कि बिल्कुल बीच में दिखेगा। दिख रहा है आपको? आपके एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो बहुत ही ध्यान से आप उसको वहाँ पे देख पा रहे होंगे। स्टिग्मा है जो कि फ्लावर के बीच में ही लाई कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। स्टाइल है वो भी फ्लावर के बीच में, और ओवरी नीचे है वो भी फ्लावर के बीच में ही है। तो इस कार्पेल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में होता है। आगे, द कार्पेल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पेल आपका 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टिग्मा, यानी कि कार्पेल का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। आगे, स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन। अच्छा, ये जो स्टिग्मा होता है ना, याद रखिएगा, ये स्टिग्मा बेसिकली पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेल, अच्छा देखो, एक नया फ्लावर कब बनता है? जब हमारा एक मेल और एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली आपस में कंबाइन करेगा तभी जाके बनेगा, तभी हो पाएगा। उसी प्रकार से ये जो हमारा स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है पॉलन ग्रेन को, जो कि हमारा क्या था, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। तो याद रखेंगे इसमें कि स्टेमेन हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पेल हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर हमारा प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, और स्टिग्मा क्या करता है, उस पॉलन ग्रेन को अपनी ओर चिपका लेता है, यानी कि अपनी ओर उसको खींचता नहीं है। बेसिकली जब उड़ के या फिर किसी भी कारण से स्टिग्मा के ऊपर आके हमारा चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, तो स्टिग्मा उसको बेसिकली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। आगे, स्टिग्मा इज स्टिकी सो दैट पॉलन ग्रेन्स कैन स्टिक टू इट। स्टिग्मा जो नेचर में है ना, वो चिपचिपा होता है। थोड़ा सा चिपचिपा मतलब हो गया कि थोड़ा सा लट्ठेपन होता है, मतलब कि थोड़ा फेविकॉल जैसा होता है ना, जैसे चिपचिपाहट, उस तरीके का ये होता है। और यही कारण है कि यदि गलती से पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पड़ जाता है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टिग्मा का। तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? सिंपल सा, कार्पेल का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, पहला बात। दूसरा, स्टिग्मा किसको रिसीव करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा? पॉलन ग्रेन को करेगा। और स्टिग्मा जो नेचर में वो स्टिकी होता है, यानी कि चिपचिपाहट होता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे उसके बाद द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। कार्पेल का जो मिडिल वाला पार्ट है ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। बेसिकली जो डंडी जैसा आपको दिख रहा होगा उसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, आगे, स्टाइल इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी। ये जो स्टाइल है बेसिकली ये हमारा एक ट्यूब है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि टॉप में आपका स्टिग्मा, बॉटम में ओवरी, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम कौन कर रहा है? स्टाइल कर रहा है, सिंपल सा। आगे लास्ट में आ जाते हैं। दिस सोलेन पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड ओवरी। और कार्पेल के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो कि थोड़ा सा आपको फुला हुआ दिख रहा होगा, स्वलेन दिख रहा होगा आपको, उसको हम लोग कहते हैं ओवरी। ठीक है, और यही हमारा कार्पेल का सबसे मेन हिस्सा है। आगे, दी ओवरी कंटेन्स फीमेल सेक्स सेल्स, यानी कि फीमेल जर्म सेल भी आप इसको कह सकते हैं, ऑफ द प्लांट। तो ये जो हमारा है ओवरी, ये ओवरी में ही हमारा फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट रहता है फ्लावर का। ठीक है, तो फिर सवाल है कि सर यदि हमारा कार्पेल के अंदर ओवरी है और ओवरी के अंदर हमारा है
फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। तो सर मेल सेक्स सेल किसके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, और आपको वो पता है। स्टेमेन के अंदर एंथर और फिलामेंट है ना। एंथर के ऊपर हमारा क्या होता है? पॉलन ग्रेन। तो वही पॉलन ग्रेन हमारा क्या हो गया? मेल सेक्स सेल। तो ध्यान में इस बात को रखिएगा कि स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें एंथर जो है उसके ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन इकट्ठा रहता है, जो कि हमारा क्या हो गया? मेल सेक्स सेल हो गया, ठीक है। आगे कार्पेल के अंदर यदि देखा जाए तो हमारा ओवरी है। ओवरी जो हमारा है ना, यहीं पे हमारा होता है फीमेल का सेक्स सेल। कोई डाउट इसमें? आप तो याद रहेगा इस बात को। और यहाँ पे यदि हमसे कोई पूछे कि सर पिस्टिल बोलो या फिर कार्पेल बोलो, बात सेम है। यदि हमसे कोई पूछे कि सर कार्पेल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा ओवरी। उसी प्रकार से यदि कोई पूछे कि सर स्टेमेन में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन है, तो मेरा जवाब होगा एंथर, क्योंकि एंथर के ऊपर ही हमारा क्या है? पॉलन ग्रेन है, जो कि मेल सेक्स सेल है। और ओवरी का बात करें तो ये हमारा फीमेल सेक्स सेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे होता है बेसिकली। आगे डिस्कस किया जाए और थोड़ा इसमें। अब देखिए ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है एक्चुअली। द मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूज विथ द फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट इन द ओवरी। दिस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। अब होता क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां जो एंथर के ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन होता है ना, ये किसी भी कारणवश यदि हमारा स्टिग्मा पे चला गया, स्टिग्मा पे जाने के बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है, हमारा पॉलन ग्रेन स्टाइल में आएगा। स्टाइल से थोड़ा और नीचे उतरेगा तो हमारा चला जाएगा वो कहाँ पे? वो ओवरी में चल जाएगा। और ओवरी में पहले से क्या है? हमारा फीमेल सेक्स सेल है, यानी कि जाके हमारा पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स सेल से जब टकराएगा, वही हमारा कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है जब फीमेल का सेक्स सेल और मेल का सेक्स सेल आपस में जब टकरा जाता है, जब दोनों फ्यूज कर जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट इसमें? अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? ओवरी में होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा? तब होगा जब हमारा एंथर से पॉलन ग्रेन उड़कर या फिर किसी भी कारणवश स्टिग्मा पर आ जाए। स्टिग्मा पे आने के बाद वो स्टाइल में चल जाता है, यानी कि इस पाइप में चल जाता है। पाइप के बाद थोड़ा धीरे धीरे हटकते हटकते वो ओवरी में चल जाता है। और जब ओवरी में जाके हमारा पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स सेल से मिलेगा, तो उसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, थोड़ा सा देखो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote divides several times to form an embryo within the ovary। अब देखो बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर आया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जायगोट बनता है। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि पॉलन ग्रेन का मतलब सिंपल सा क्या है? मेल सेक्स सेल। और ओवरी का मतलब क्या है? सिंपल सा फीमेल सेक्स सेल। जब दोनों आपस में मिला, जब दोनों आपस में फ्यूज कर गया, उसी को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, वैसे ही यहाँ पे जायगोट हमारा बनता है। जायगोट का मतलब हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो भी हमारा प्रोड्यूस होगा, उसका सबसे छोटा रूप, ठीक है। अच्छा, प्लांट है, क्या प्लांट में क्या एनिमल उगेंगे? क्या ऑब्वियसली बात है, सीड उगेगा, हमारा बीज होगा। तो बीज का जो सबसे छोटा वाला रूप है, यानी कि बीज बनने से पहले जो हमारा छोटा वाला रूप है, उसको हम लोग कह देते हैं जायगोट। और ये जायगोट धीरे धीरे बड़ा होते होते रूप ले लेता है किसका? एम्ब्रियो का। तो सिंपल सा मतलब है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे छोटा रूप होगा हमारा सीड का, उसको कहेंगे जायगोट। उससे बड़े वाले रूप को कह देंगे हम लोग एम्ब्रियो। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ओवरी डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। यानी कि पहले होगा हमारा जायगोट, जायगोट से थोड़ा सा और हमारा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम लोग कह देंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के बाद फाइनली हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो ओवरी है, यहाँ पे हमारा एक सीड बन जाएगा, एक बीज बन जाएगा, ठीक है। आगे, द सीड ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। और उस सीड से वो सीड धीरे धीरे और बड़ा होते होते किसका रूप ले लेगा? एक फ्रूट का रूप ले लेगा, यानी कि एक फल का रूप ले लेगा। आगे कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, बहुत ध्यान समझिए, ये ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे को। इसमें सबसे पहले पॉलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा से स्टाइल से ओवरी में आ गया। ओवरी में गया तो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा सबसे पहले बना जायगोट, यानी कि सीड का सबसे छोटा रूप। वो और बड़ा हुआ तो हमारा बन गया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा होते 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 किसका रूप ले लिया? एक
सीड का रूप ले लिया, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक सीड अब बन चुका है। अब सीड धीरे धीरे पकेगा, बड़ा होगा और वो अब सीड किसका रूप ले लेगा, एक फ्रूट का रूप ले लेगा, यानी कि एक फल का रूप ले लेता है। आगे, द सीड्स इन द फ्रूट आर द फ्यूचर प्लांट विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस। अब जरा आप खुद समझिए, आप यहाँ पे आपका पहले था सीड थोड़ा सा और बड़ा हुआ, वो किसका रूप ले लिया, एक फल का रूप ले लिया। अब आप खुद बताइए, क्या फल के अंदर ऑटोमेटिक हमारा सीड होता है कि नहीं? फल के अंदर बिल्कुल, यानी कि पहले था हमारा सीड पक के बन गया फ्रूट, और फ्रूट के अंदर ऑटोमेटिक हमारा क्या है, बहुत सारे सीड्स हैं। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं तो अमरूद के अंदर कितना सारा सीड होता है, बहुत सारा बीज होता है। तो वो बीज जो फ्रूट के अंदर है वो एक्चुअली में बीज नहीं है, वो फ्यूचर प्लांट है। फ्यूचर प्लांट मतलब जब उस बीज को हम निकाल देंगे फल से और जमीन में लगा देंगे, हवा पानी अच्छे से उसको देते रहेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो बेसिकली फ्रूट के अंदर जो हमारा सीड्स है वो सीड्स एक्चुअली नहीं है, वो हमारा फ्यूचर प्लांट है। जब उसको मिट्टी में लगा देंगे, हवा पानी उसको अच्छे से मिलता रहेगा, तो एक नया प्लांट का रूप ले लेगा वो, सिंपल सा, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। दिस प्रोसेस इज नॉन एज जर्मिनेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जर्मिनेशन का मतलब हो गया सीड बनेगा, सीड के बाद हमारा फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट के अंदर ऑटोमेटिक हमारे बहुत सारे सीड्स होते हैं, और वो सीड्स एक्चुअली क्या हमारा फ्यूचर प्लांट है। यानी कि आने वाले समय में जब हम उस सीड्स को लगा देंगे तो नया प्लांट हमारा बन जाएगा, और नया प्लांट जो हमारा बना एक सीड से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो क्या ये चीज़ अब आपको पता चला कि कैसे होगा, किस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है एंथर के ऊपर, वो अपने आप स्टिग्मा के ऊपर नहीं आता है। वो पता कैसे आता है, या तो हवा से आ जाएगा, या तो किसी कीड़े मकोड़े की वजह से आ जाएगा, या फिर किसी एनिमल के वजह से आ जाएगा, या फिर किसी पानी, यानी कि पानी का बहाव है तो उसके वजह से आ जाएगा। वो अपने आप नहीं आता, वो किसी एजेंट के द्वारा ही आएगा, वो अभी आपको आगे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बहुत ही डायग्राम के थ्रू आपको समझना ये इंपॉर्टेंट था। अब आप समझो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन कुछ नहीं है, जो अभी आपने पढ़ा ना, ये जो पूरा प्रोसेस पढ़ रहे थे, यही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा मतलब क्या, देखो, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि स्टेमन के एंथर पे जो हमारा पॉलन ग्रेन है, यदि वो पॉलन ग्रेन हमारा ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर, यही प्रोसेस हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा समझिए, बहुत आसान से। स्टेमन में जो एंथर दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है, वो पॉलन ग्रेन यदि हमारा ट्रांसफर हो जाता है उड़ के, या फिर ट्रांसफर होकर किसी भी तरीके से कार्पेल के स्टिग्मा पर, यही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन। सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर इज कैरिड बाय एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, विंड, वाटर और एनिमल। यानी कि पॉलन ग्रेन जो हमारा है, यहाँ से उड़कर स्टिग्मा पे जो आएगा, वो अपने आप नहीं आता है, या तो वो किसी इंसेक्ट के द्वारा आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कोई कीड़ा था जो कि एंथर पे बैठा हुआ था, और उसके पैर में ना पॉलन ग्रेन चिपक गया, और वो कीड़ा आके दोबारा कहाँ बैठ गया, स्टिग्मा पर आके बैठ गया। तो अब स्टिग्मा के ऊपर क्या आ चुका, हमारा पॉलन ग्रेन आ चुका। अब यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये या तो पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के द्वारा आ सकता है स्टिग्मा पर, या फिर विंड के द्वारा, या तो वाटर के द्वारा, या फिर किसी एनिमल के द्वारा हमारा स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन हमारा दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है देख लो, पहले पढ़ लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called self pollination। अच्छा, हमने आपको बताया था कि हमारा फ्लावर ना यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। मतलब कि फ्लावर ऐसा भी हो सकता है जिसके पास मात्र एक ही कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। लेकिन हमारा फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यानी कि जिसके पास दोनों पार्ट होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, दोनों हो सकते हैं। तो यदि एक, बहुत ध्यान समझिएगा, यदि हमारा एक फ्लावर है, यानी कि हमारे पास मान लीजिए एक फ्लावर है, और उसी फ्लावर में
सेम फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो उसी का एंथर से पॉलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाएगा, उसी के स्टिग्मा पर जाएगा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर। उसी को हम लोग कह देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम किसको शो कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, सेल्फ पॉलिनेशन को। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाए, फिर हमारा रिप्रोडक्शन चालू हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से मालूम चल रहा है, सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen grains from the anther of a flower on one plant are transferred to the stigma of a flower on another similar plant is called cross pollination। यानी कि जब हमारा एक दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके जमा हो जाए और वहां पर रिप्रोडक्शन हमारा चालू हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा, क्या है आपको ये समझ में आया? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब हमारा दोनों पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही प्लांट के पास होंगे, सॉरी एक ही फ्लावर के पास होंगे, तो ये हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक प्लांट का पॉलन ग्रेन उड़ के आया, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे चला गया। यानी कि क्रॉस मतलब एक ही में नहीं हो रहा, अलग अलग प्लांट में हो रहा है। एक प्लांट इधर था, एक प्लांट हमारा इधर था। तो जब ये हमारा हो रहा है इस तरीके से, तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें अच्छा, क्रॉस पॉलिनेशन में ना आप लोगों को हो सकता है कि सर ये भी कन्फ्यूजन रहता होगा कि सर क्या ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे बस, क्या सर हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन लोटस के पॉलन ग्रेन पर चल रहा है तो क्या वहां भी रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हिबिस्कस के ऊपर ही जाएगा तो ही होगा ना, यानी कि सिमिलर प्लांट पर जाना चाहिए, सेम प्लांट पर जाना चाहिए। सेम प्लांट मतलब सिमिलर। जैसे मान लीजिए कि 500 मीटर दूरी पे हमारा एक दूसरा हिबिस्कस प्लांट है और मेरे घर पे हमारा एक दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है, यदि ऐसा हो जाए तो यही हमारा कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी बात है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पूरी तरीके से खत्म हुआ। एक और डायग्राम था आपके सामने, ये वाला। बेसिकली यहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आया, ये हमारा स्टिग्मा था, इसके ऊपर हमारा पॉलन ग्रेन आया। धीरे धीरे ये आते 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 चला गया हमारा ओवरी में। ओवरी में हमारा ऑलरेडी फीमेल जर्म सेल था, यानी कि फीमेल सेक्स सेल था। वहाँ पे हमारा ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड बना, सीड से हमारा फ्रूट बना, और फ्रूट के अंदर हमारे बहुत सारे सीड्स थे। तो वो हमारा एक्चुअली सीड्स नहीं, बेसिकली वो हमारा फ्यूचर प्लांट होता है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को खत्म किया आज। यहाँ तक में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।